हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में अल्फ्रेड टेनिसन की एक प्रसिद्ध कविता ब्रेक 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 उसका हम विश्लेषण करेंगे। इस कविता में कवि ने समुद्र की लहरों को और अपनी दुखद भावनाओं को वर्णन किए हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। Alfred Lord Tennyson, a key figure of the Victorian era, is celebrated for his profound influence on English poetry. His works, ranging from epic narratives to delicate lyrical poems, delve into themes of nature, love, mortality, loss, and human condition or spirit. Tennyson, born in 1809 and passing away in 1892, his early works are marked by its melancholic tone and exploration of existential questions influenced by the Romantic poets who came before him. Later in his career, he embraced a more confident and optimistic style, crafting poems that celebrated heroism, courage, and the triumph of human spirit. अल्फ्रेड टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 को इंग्लैंड में हुआ था। वो विक्टोरियन एज की सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित कवियों में से एक थे। पर उनका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा रहा, जिसमें उनके परिवार की आर्थिक अवस्था और कुछ पर्सनल ग्रीफ भी शामिल है। एंड दोज ग्रीफ वी कैन सी इन हिज पोएम्स। उनकी रचनाओं में जीवन की गहराई और ह्यूमन थॉट्स ये सब की चित्रण देखने को मिलता है। उनकी कुछ फेमस राइटिंग्स में इन मेमोरियम, द लेडी ऑफ सिलॉट, यूलिसिस, आइडल्स ऑफ द किंग ये सब शामिल है। इन द ईयर ऑफ 1850 अल्फ्रेड को ब्रिटेन का पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया। पोएट लॉरेट मीन्स राष्ट्र कवि हमें जिसे कहते हैं। इस सम्मानित पद पर रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण अवसरों के लिए भी कविता लिखी, जैसे कि द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जो कि क्रिमेरियन वार पर आधारित है। एंड वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड कलेक्शन वाज इन मेमोरियम, राइट। इन मेमोरियम दैट वाज उनके सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। ये कविता वो अपनी करीब दोस्त आर्थर हालम की डेथ पर लिखे थे, जो कि टेनिसन को बहुत गहरा दुख पहुंचाया था। थ्रू आउट हिज करियर टेनिसन वाज known for his mastery of form and his ability to convey the complex emotion and ideas with clarity that we just discussed. His notable works include In Memoriam AHH, a tribute to his close friend Arthur Hallam, The Charge of the Light Brigade in 1854, which reflects on the Crimean War. Tennyson's influence on Victorian literature was profound and his work remains widely studied and admired for its emotional depth, thematic richness and formal excellence. Break 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 is one of the Alfred Lord Tennyson's most famous short poems that was first published in the year of 1842. It reflects the profound grief and sorrow the poet experienced after the sudden death of his close friend Arthur Hallam in 1833. Tennyson was deeply affected by Hallam's death, and much of his work during this period expresses his mourning and sense of loss. आर्थर हालम जो कि टेनिसन के करीब दोस्त और सहकर्मी थे। हालम की अचानक मृत्यु में टेनिसन को गहरा दुख पहुंचाया और उनकी याद में टेनिसन ने कई सारी कविताएं लिखी, जिनमें से वो ब्रेक 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 भी शामिल है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट थीम्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स, फर्स्ट वन विल बी ग्रीफ एंड लॉस। व्हाट इज ग्रीफ एंड लॉस? आर्थर हालम की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किए हैं। द पोएम इज अबाउट स्पीकर्स इंटेंस सैडनेस आफ्टर लूजिंग समवन डियर। द कॉन्स्टेंट साउंड ऑफ द वेव्स, यानी लहरों की निरंतरता और उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि, क्रैशिंग रिप्रेजेंट्स द स्पीकर्स ऑनगोइंग सरो एंड सेंस ऑफ लॉस दैट एक्सप्रेसेस दैट शोज हिज पर्सनल सरो, राइट। सेकेंड वन, टाइम्स इंडिफरेंस। The waves keep crashing, that means समुद्रों के जो लहरें वो निरंतर चलती रहती है, no matter what the speaker feels। जबकि कवि के दुख और भावना
समय के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, पर जो लहरें हैं वो निरंतर चलती रहती है। So this shows that while the speaker is deeply affected by his loss, the natural world continues on without pause, highlighting how time does not stop for anyone's personal pain. So प्राकृतिक दुनिया वो हमेशा चलता रहता है, चाहे हमारा दुख कितना भी गहरा क्यों न हो. That the poet wants to say in this poem. Next one, isolation. The speaker feels separate from others who are still living in their lives. The contrast between the joyful activities of people around him and his own deep sadness emphasizes how grief can make one feel isolated here. एक important thing, the finality of death. That means मृत्यु एक अंतिम सत्य है. The poem also touches on the idea that once someone is gone, they can't return. मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी पलटा नहीं सकता. The speaker laments that the tender grace of the past is lost forever, underscoring the irreversible nature of death. So what is tender grace here? Tender grace means अतीत की कोमलता या फिर सुंदरता. That means affections with his friends, जिसे कभी हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं. So वो दोस्त और those moments वो कभी भी वापस नहीं आ सकती. Next one, unchanging nature. The continuous breaking of the waves contrast with the speaker's changing grief, suggesting that nature remains constant while human emotions fluctuate. इसका मतलब क्या है? जबकि प्रकृति अपनी निरंतरता बनाए रखती है, लेकिन मानव अपनी भावनाएं हमेशा बदलती रहती है. हम लोग का थॉट्स जो है that changes according to our situation, whether it may be grief, whether it may be loss of our near or dear ones. So let's discuss structure of the poem. The poem consists of 4 quatrain, meaning it has 4 stanza and is containing 4 lines. So rhyming scheme, the rhyme scheme is ABCB in each quatrain. This creates a subtle musically that reflects the continuous breaking of the waves. So ABCB means the second and fourth line rhymes in each quatrain. So the tone is melancholic and reflective throughout the poem. The speaker grief is the central focus. So कविता की मुख्य केंद्र बिंदु शोक है, that due to loss of his close friend. So let's analyze the poem stanza wise. The speaker addressing the sea, watching the waves breaking against the cold grey stone. So क्या होता है, कभी समुद्र की ओर देख रहे हैं, लहरों को पत्थरों पर टकराते हुए देख रहे हैं. The repeated word break mirrors the repetitive crashing of the waves, symbolizing ongoing pain and sadness. So लहरों की निरंतर टकराना कभी के निरंतर दर्द और दुख को दर्शाता है. Here the speaker wishes he could express the deep emotions inside him, but he finds it difficult to put them into words. कभी चाहते हैं कि वो अपने भीतर की गहरी भावनाओं को व्यक्त कर सके, लेकिन शब्दों में उन्हें उतारना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा है. He could not express what he feels inside for his intimate friend. The poet observes a fisherman's boy playing and sailors singing. These images of happiness and normal life contrast sharply with the speaker's sorrow. So कविता में खेलते हुए बच्चे और sounds of waves, those are symbol of a happy life, or you can say that it's a normal life, but which is opposite of our poet's grief. So the speaker seems envious, कभी envious महसूस करते हैं, ईर्ष्या महसूस करते हैं of their carefree lives, highlighting how isolated he feels in his grief. That means वो अकेला महसूस करते हैं in absence of his friend. Actually everything was normal there. The waves are propagating in a normal way. The fisherman's children are playing. The sailor boy was singing. Everything was happening normally, but that grief, that unexpressed sorrow happening in poet's mind remains constant. He also notices ships continuing their journey toward a safe harbor. This symbolizes how life goes on despite personal loss. So कभी देखते हैं कि वो जो शिप्स वो भी सुरक्षित बंदर की तरह बढ़ रहे हैं.
सो इट सिम्बलाइजेस दैट अपनी व्यक्तिगत हानि के बावजूद भी जीवन चलता रहता है. So the speaker longs for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still expressing a deep yearning for a loved one who has died. The pain of a missing this person is clear and powerful. So कभी अपने दोस्त के साथ बिताए गए पुराने समय की याद करते हैं और महसूस करते हैं कि वो खुशहाल पल अब वापस नहीं आ सकता, जो कि उन्हें और भी दुख पहुंचता है. In the final stanza, the speaker returns to the image of the waves breaking on the shore. He reflects on how the tender grace of a day that is dead will never return. This line shows that the speaker is mourning not just the person but also the past, which can never be brought back. So it's important. This line shows that the speaker is mourning not just the person but also the past. इसका मतलब क्या है? कभी केवल व्यक्ति की मृत्यु का ही शोक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस अतीत का भी शोक मना रहे हैं जो कि कभी लौट नहीं आ सकता. दैट मीन्स दोज मोमेंट्स ही स्पेंड विथ हिज फ्रेंड्स, दोज टाइम्स विल नेवर कम बैक. सो कंक्लूजन. In conclusion, Alfred Tennyson Break 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 is a touching poem about deep sadness and passage of time. Through this, Tennyson shows how mourning is a universal experience, one that everyone can relate to. The poems leave the lasting impression, and as it reminds us the pain of losing someone and the desire to hold on the past. So, आज की वीडियो में हमने अल्फ्रेड टेनिसन की कविता ब्रेक 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 की गहराई से एनालाइज किया. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें. आप लोगों की कमेंट्स मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं उन्हें पढ़ने की इंतज़ार करूँगी. सो धन्यवाद. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव ए गुड टाइम.